बहुत बार पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं कि उनके अंगूठे में यहाँ पर उनके अंगूठे में दर्द है। ये दर्द कभी कभी यहाँ से बढ़ के पूरे हाथ में या कोहनी तक दर्द, सूनापन, झंझनाहट होता है। ज्यादातर तब होता है जब मान लो घर पे छोटा बच्चा है, बच्चे को आप उठा रहे हैं, ऐसे हाथ से उठा रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। कुछ अगर आप प्लेयर हैं तो आप टेबल टेनिस खेलते हैं तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। आप कारपेंटर है तो जर्की मूवमेंट्स कर रहे हैं। कुछ जब ऐसे आप थंब को या फिर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल को जब ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे मोबाइल को आप टच स्क्रीन पकड़ रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है और काफी पेशेंट्स हमारी ओपीडी में इसको लेके आते हैं। तो एक्चुअली ये जो समस्या है ये क्यों होती है, किस प्रकार के पेशेंट्स में ये ज्यादातर पाई जाती है, क्या उसके मुख्य कारण हैं, क्या उसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि आप यही बीमारी से गुजर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन रहेगा डी क्यूरेबल्स टीनोसाइनोवाइटिस बीमारी के बारे में। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अंगूठे में दर्द या फिर डी क्यूरेबल्स टीनोसाइनोवाइटिस। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है ये क्यों होती है, ये अंगूठे में दर्द जो पाई जाती है क्यों होती है। तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ी सी हमारी हाथ की जो गठन है उसको समझनी पड़ेगी। ये अगर हमारी मान लो ऐसी हमारी ये पांचों उंगलियां हैं, ये हमारी बड़ी उंगली है। तो यहाँ पर जो हड्डियां हैं इसके पास से गुजरती हुई दो मुख्य नसें जाती हैं। एक होता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दो मुख्य मांसपेशियां हैं जो हमारी अंगूठे में यहां से जाती हैं। आप देख सकते हैं ये जो अंगूठे दिख रही है, ये जो मांसपेशियां दिख रही हैं, ये वो दोनों मांसपेशियां जब आप उंगली को ऊपर करेंगे तो सबको दिखती है। ये जो टाइट लग रही है ये वाली, ये जो मांसपेशियां हैं, एक है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दूसरी है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अंगूठे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, मान लो आप मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आप मोबाइल को कैसे पकड़ते हैं? आप मोबाइल को पकड़ते हैं ऐसे उंगली से। तो जो मोबाइल को आप उंगली से पकड़ते हैं तो आप देखिए जब ऐसे पकड़ते हैं तो हमेशा हमारी दोनों मांसपेशियां काम करती हैं, हमेशा उंगली को टच स्क्रीन के दौरान। आप जनरली टीटी खेलते हैं, टीटी टीटी को कैसे पकड़ते हैं? टीटी के बैट को ऐसे पकड़ते हैं थंब से। अब अगर लिखते बहुत ज्यादा हैं तो हमारी उंगलियां बहुत, ये वाली फिंगर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ती है। तो ऐसा जो भी काम जिससे आपकी ये दोनों मांसपेशियों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े, रिपीटेटिवली प्रेशर पड़ता जाए, कई महीनों तक पड़े, तो ये जो टेंडन्स हैं, ये जो नसें हैं, इसकी ऊपर की जो कवरिंग है, अब हर नस के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये आपकी मांसपेशी है, ये मांसपेशी के ऊपर एक कवर है, तभी तो ये दूसरे मांसपेशी और हड्डी में रगड़ नहीं खा रही है उसको स्मूथ करने के लिए। तो मांसपेशी की कवर में सूजन आ जाती है जिसको बोलते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। और जब ये सूजन आती है तो हमको पेन का एहसास होता है। अब ये सूजन आती है तो क्या होती है, ये जो मांसपेशी है ये बाजू वाले मांसपेशी से भी रगड़ खाती है और हड्डी के ऊपर इस मांसपेशी को पकड़ने के लिए जो टिश्यू है उसके अंदर भी ये दब जाती है। तो बेसिकली हमारे हाथ में ये जो दो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशी यहाँ पर चिपकी हुई है, ज्यादा मूव नहीं होती। हम कितना भी हिलाए देखिए पोजीशन वही है, टाइट हो रहा है लेकिन पोजीशन से ऐसे ऐसे नहीं हिलती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसको हड्डी में चिपका के रखने के लिए टिश्यू होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो जब भी ये मांसपेशी में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मुख्यतः प्रेग्नेंट या नरिशिंग मदर्स जो बच्चे को गोद में उठाते हैं खिलाते समय, अब बच्चे को कैसे उठाते हैं? ऐसे उठाते हैं, तो आपकी उंगली बहुत ऐसे स्प्रेड आउट होती है तो इस पर बहुत प्रेशर पड़ती है। तो हमारी 80% जो पेशेंट्स आते हैं थंब पेन के लिए ये होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या नरिशिंग मदर्स पहला। इसीलिए उसको कभी कभी ये बीमारी को हमारी किताब में ममीज थंब भी बोला गया है, मदर्स थंब या ममीज थंब। जनरली ममीज और मदर्स को ही ये बीमारी ज्यादातर पाई जाती है। जो लोग जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, क्लरिकल काम करते हैं, थंब का काम, जो लोग टीटी खेलते हैं, तो उनको ज्यादातर ये पाई जाती है। तब हम ये समझ गए हैं कि जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे उंगली के मूवमेंट में तो हमारी जो मांसपेशियां हैं इसमें सूजन आएगी जिसके कारण ये बीमारी की शुरुआत होगी। इसको बोलते हैं डी क्यूरेबल्स टीनोसाइनोवाइटिस। अब ये जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो अब इसको हम पहचानते कैसे हैं? जब हम इसको पहचानेंगे कैसे,
आप पेशेंट आते हैं तो सिम्टम्स बहुत ही क्लासिकल होते हैं कि उनको थंब एरिया में पेन होता है, इस एरिया में जब थंब की मूवमेंट होती है तो ज्यादा पेन होता है, और कभी कभी ये पेन फोराम में या कोहनी तक भी चली जाती है। तो इससे हमको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये बीमारी को जानने के लिए एक क्लासिकल टेस्ट भी होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ओपीडी में बैठे बैठे। हम पेशेंट को बोलते हैं आप अपनी बड़ी उंगली को मुट्ठा के अंदर बंद करिए, ऐसा पेशेंट को हम बोलते हैं बड़ी उंगली को मुट्ठा के अंदर ऐसा बंद करिए, और बंद करने के बाद हम बोलते हैं नीचे की तरफ हाथ को ऐसे लीजिए। अगर पेशेंट नीचे की तरफ लेते हैं तो उनको यहां बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। अगर एक पेशेंट को ऐसा करने पे बहुत ज्यादा दर्द होता है इधर, तो आप जान लीजिए उनको यह बीमारी है, डिक्यूरेबल स्टीनोसाइनोवाइटिस या अंगूठे का मांसपेशी का खिंचाव 100% है। तो जब भी हम लोग ये जो टेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट। फिंकलस्टीन टेस्ट में क्या करते हैं, अगर आप घर बैठे बैठे भी अपने ऊपर, अपने शरीर खुद के ऊपर भी अगर ये कर सकते हैं, फिंकलस्टीन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप अपनी उंगली, बड़ी उंगली को थंब के अंदर बंद करो, मुट्ठा बंद करो और नीचे की तरफ हाथ लेके जाओ। अगर ये मूवमेंट करने में आपको यहां पर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जान लो कि आपको ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव है और आपको डिक्यूरेबल स्टीनोसाइनोवाइटिस बीमारी है 100%। तो जब ये बीमारी एक तो हमने डायग्नोस कर ली, बहुत रेयरली या बहुत ही कम चांसेस में चोट लगने के कारण, मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गई, वहां नसों में चोट भी लगी, तो भी ये बीमारी हो सकती है। तो बहुत, लेकिन उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो 100 में से 80 से 90% लोग ऐसे ही आते हैं कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स के कारण जो तकलीफ बढ़ जाती है। 5 से 10% लोगों में वात, गठिया वात की तकलीफ होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। 1 से 2% केसेस में चोट के कारण भी हो सकती है। तो हमारे लिए एज ए डॉक्टर एक्सरे की जरूरत, सोनोग्राफी की जरूरत और एमआरआई की जरूरत ये बीमारी को पहचानने के लिए बहुत ही कम है। अगर हमको लगता है कि नहीं करने का बहुत जरूरत है तो ही हम करते हैं, अदरवाइज पेशेंट से बात करके और फिंकलस्टीन टेस्ट को ओपीडी में परफॉर्म करके ही हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हमको ये बीमारी कंफर्म है, अब हम उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। तो जब आपने पता कर लिया कि आपको डिक्यूरेबल स्टीनोसाइनोवाइटिस है, हाथों की दो मांसपेशियों में खिंचाव है जिसके कारण दर्द होता है, जब आप फिंगर को बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब उसका ट्रीटमेंट के लिए हमको 3-4 विभाग में इसको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है बर्फ। आप बर्फ से सेको, आप जितना ज्यादा बर्फ से सेकेंगे अपने इस एरिया को उतना जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो बर्फ से सेकना सबसे पहला एंड सबसे अच्छा तरीका है। बर्फ से सेकने से क्या होगा, जो मांसपेशियों में सूजन है उसकी कवर में, वो सूजन कम हो जाएगी, तो मांसपेशियां दबेंगी कम, रगड़ेंगी कम, तो पेन भी कम हो जाएगा। अब बर्फ से सेकना कैसे है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, बर्फ से कैसे सिकाई करनी चाहिए। आप डायरेक्ट बर्फ लें या जो आर्टिफिशियल बर्फ आती है वो लें, या पानी खुद का फ्रिज में जमा हुआ बर्फ लें। डायरेक्ट बर्फ से सेकेंगे, कपड़े में लपेट के सेकें, ये सब के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आप फ्रिज में जमा हुआ बर्फ या कोई भी बर्फ, ठंडा चीज लीजिए, पतले कपड़े में कवर करिए और यहाँ डायरेक्ट चमड़ी के ऊपर उसको रख रख के सेकिए। 10 मिनट दिन में 2 बार मिनिमम आपको सेकना है। जितना ज्यादा सेकेंगे उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम 2 से 3 बार आप सेकिए। तो सबसे पहला है बर्फ से सेकना। बर्फ से सेकने के बाद दूसरा है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या, रेस्ट का मतलब ये कि जो कारण से आपको ये बीमारी हुई है आपको कारण को भी कम करनी है। अभी अगर आपको बहुत ज्यादा आप लिखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड हैं और उसके कारण आपको ये हुई है, तो आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब जिस कारण से ये हुई अगर उस कारण को ही नहीं ठीक करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो सब दूसरा ट्रीटमेंट है रेस्ट। तीसरा ट्रीटमेंट है स्प्लिंटेज। अब स्प्लिंटेज का मतलब क्या है, स्प्लिंटेज मतलब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ अलग से स्प्लिंट आती है उसके लिए। ये देखिए, ये एक अलग से स्प्लिंट आती है, ये बीमारी में हम लोग बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं पहनने के लिए। इसको बोलते हैं थंब स्पाइका स्प्लिंट। इसमें क्या होती है, इसमें पेशेंट का जो थंब है, जो बड़ी उंगली है, वो ब्लॉक हो जाती है।
तो उनका जो मूवमेंट है वो टेंडन का वो कम हो जाता है। मैं आपको अभी इसको पहन के बताता हूँ। अभी ये आपकी बड़ी उंगली है, आपने इसको ऐसा घुसाया और इसको अपने रिस्ट पे, फिर इस पे क्लिप है, आप उसको और टाइट कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, और इसको भी आप और टाइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, ये पहनने से क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां हैं जिसके कारण ये तकलीफ है, वो मांसपेशियां की मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे भी मूवमेंट करना तो भी पहले अगर 100% मूवमेंट हो रहा था अब 10% होगा, 90% ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एल्यूमिनियम की पट्टी है। ये जो एल्यूमिनियम की पट्टी है, ये पट्टी हमेशा मांसपेशी के ऊपर की तरफ हिस्से में आनी चाहिए सपोर्ट के लिए। तो इसको बोलते हैं थंब स्पाइका स्प्लिंट। ये पहनने से आपकी मूवमेंट कम हो जाती है। अब इसको पहनना कैसे है? इसको आप दिन भर जब आप काम करते तब पहनिए, रात को जब आप रेस्ट करते तो इसको पहनने की जरूरत नहीं है। बाथरूम या नहाते समय भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये बीमारी के लिए। ये काफी पेशेंट्स पहनते हैं, बहुत बार ग्राउंड पे आप देखे होंगे प्लेयर्स लोग भी पहनते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा ट्रीटमेंट, बर्फ से सेकना पहला, रेस्ट दूसरा, स्प्लिंटेज या थंब स्पाइका इसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको बोलते हैं थंब स्पाइका स्प्लिंट। चौथा, कभी कभी हम लोग टेपिंग करते हैं। टेपिंग मतलब क्या? टेपिंग मतलब एक टेप आती है काइनेसो टेप। वो टेप को हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे ग्राउंड पे प्लेयर लोग बहुत बार स्टिकर जैसा बांध के खेलते हैं इंटरनेशनल में। वो स्टिकर का काम है, जहां दर्द है आप उसके ऊपर, चमड़ी के ऊपर उसको खींच के लगा दीजिए, तो उससे क्या होती है, वहां की चमड़ी थोड़ी सपोर्टेड रहती है, तो उसके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो भी थोड़ी रिलैक्स रहती हैं, उनकी ब्लड फ्लो भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो या तो हम टेपिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिक टेपिंग या काइनेसो टेप। तो जनरली रेस्ट, आइस पैक, स्प्लिंटेज, टेप, इससे काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी मतलब क्या? फिजियोथेरेपी मतलब आप जहां पर आपको तकलीफ ज्यादा है, अगर आप अप्रोचेबल हैं या आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे जा सकते हैं, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास जानी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उनके पास काफी मेथड्स होते हैं इसको रिलैक्स करने के लिए, या जो सूजन आई है उसको कम करने के लिए। तो कभी कभी वो लोग टेंस थेरेपी, कभी कभी अल्ट्रासाउंड थेरेपी, कभी कभी इंटरपेरेंशियल थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से सूजन और पेन काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आप घर पे खुद कर सकते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप घर में क्या करेंगे, मैं भी आपको वो बताऊंगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो घर में आप करेंगे, आप हाथ को ऐसा रखिए टेबल पे सपोर्टेड, और सबसे पहला मूवमेंट आप करिए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसा करिए 20 बार। दूसरा, साइडवेज मूवमेंट करेंगे उंगली को, ये करेंगे आप 20 बार। तो एक करेंगे अप डाउन, एक करेंगे साइडवेज 20-20 बार। फिर तीसरा करेंगे, आप अपनी उंगली को छोटी उंगली के यहाँ बेस तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4, ये जितना हो सके आप उतना करिए, क्योंकि इससे थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेच पेन भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप स्लो एंड स्टडी करते जाइए। तो आप ये तीसरा। चौथा कैसे करेंगे आप? चौथे के लिए आप लेंगे रबर बैंड, 2 रबर बैंड लीजिए, जो नॉर्मल रबड़ जो आप घर पे यूज करते हैं, ये रबड़ है। और रबड़ को आप अपनी उंगलियों में ऐसे फंसाएंगे, और उंगली में फंसाने के बाद उसको एक्सपांड करने का कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करेंगे आप 20 बार रबर बैंड से। इससे क्या होगी, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी मसल्स की, तो आप ये करेंगे। अगला एक आता है येलो स्माइली बॉल, जो बहुत बार फ्रैक्चर पेशेंट्स को भी हम देते हैं। ऐसी बॉल आती है, रेडीमेड आती है, आप उसको बॉल को हाथ में लीजिए एंड उसको कंप्लीट एक बार स्क्वीज करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, रिलैक्स, फिर स्क्वीज करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, रिलैक्स, फिर स्क्वीज करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, रिलैक्स,
तो ये करेंगे आप 20 बार। फिर एक आती है जो आपने देखा होगा ग्रिपर, ये बहुत कॉमनली हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाती है। इसको आपको पकड़ना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको करनी है 20 बार। एक और आती है ऐसी रबड़ बैंड आती है जिसको हम लोग बोलते हैं थेरा बैंड मेडिकल टर्म्स पे। इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको किसी टेबल के पास बैठना है, थेरा बैंड को पाँव को ऐसा सपोर्ट लेना है और जो हाथ में आपको तकलीफ है उस हाथ से आपको इसके टिप को पकड़ना है। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको खींचेंगे ऊपर, फिर छोड़ेंगे नीचे। नीचे छोड़ते समय आसानी से जाएगी क्योंकि रबड़ ही आपके हाथ को खींच लेगी। फिर खींचेंगे ऊपर, फिर खींचेंगे, छोड़ेंगे नीचे। इससे आपकी जो मसल्स है उसकी काफ़ी हद तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो जाएगी। ये आप करेंगे 20 बार। तो आपको इसको यूज करना है 20 बार। तो इसकी जगह पे आप डंबल भी ले सकते हैं या कोई वजन वाली चीज है। मान लो वजन वाली चीज है, आपने वो 2 किलो का वजन पकड़ लिया, आप नीचे छोड़ेंगे फिर उसको ऊपर उठाएंगे, नीचे छोड़ेंगे फिर उसको ऊपर उठाएंगे। या तो आप ये कर सकते हैं 20 बार। डंबल, यहाँ डंबल ले लो 2 किलो का, नीचे छोड़िए ऊपर उठाइए, पूरा हाथ को हिलाना नहीं है, खाली पंजे पे मूवमेंट होना चाहिए। ये करेंगे 20 बार। तो टोटल अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करूं तो मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपी में अगर आप फिजियोथेरेपी सेंटर में जा रहे हैं तो जो मशीन्स आती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तो मशीन से करेंगे। मशीन्स में टेंस थेरेपी आती है, इलेक्ट्रोथेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये सब थेरेपी से वहाँ लोकल मसाज कर सकते हैं जिससे काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। दूसरा तरीका है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। पहला आप थम अप थम डाउन ये करेंगे 20 बार, दूसरा थम साइड करेंगे 20 बार, फिर ये करेंगे 20 बार। ये करने के बाद फिर आप जो बॉल एक्सरसाइज है ये करेंगे 20 बार, रबड़ एक्सरसाइज है ये करेंगे 20 बार, ग्रिपर एक्सरसाइज है ये करेंगे 20 बार, थेराबैंड एक्सरसाइज है ये करेंगे 20 बार, या तो डंबल के साथ करेंगे 20 बार। तो ये एक छोटी छोटी टूल्स है जिसको आप घर पे भी परचेज कर, बहुत चीप रेट पे आती है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद भी कभी कभी इसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं होता है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन या पेन किलर्स की भी सहायता लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक पेन किलर होती है तो कोई उसकी लंबी आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होती, तो कभी कभी हम दवाई का भी सहारा लेते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हमने बर्फ यूज किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा स्प्लिंटेज या थम स्पाइका स्प्लिंट का व्यवहार किया, थम स्पाइका स्प्लिंट हमने व्यवहार किया, या टेपिंग की हमने, एक्सरसाइजेस भी कर ली हमने, दवाई भी ले ली हमने, इसके बाद भी मान लो इन सब के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो कभी कभी हमको इंजेक्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है। इंजेक्शन मतलब क्या, जहां पर आपकी मांसपेशियां सबसे ज्यादा दबी हैं, ये जो गड्ढा दिख रही है मेरे पंजे में, यहां पर मांसपेशियां सबसे ज्यादा दर्द होती हैं, तो हमको यहां पर एक इंजेक्शन देना पड़ता है। और इंजेक्शन का काम ये है कि वहां की इन्फ्लामेशन को कम करे और उस मांसपेशी को स्मूथ बनाए और जगह बनाए उसके लिए कि दर्द कम हो जाए। वो स्टीरॉयड रहती है, तो स्टीरॉयड भी हम बहुत बार यहाँ यूज करते हैं। अगर पेशेंट को ये सब मेथड से ठीक नहीं हुआ तो हमको इंजेक्शन का हेल्प लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पर स्टीरॉयड का व्यवहार भी कर सकते हैं। मैं अभी कुछ फोटोग्राफ डालूंगा, हम कैसे ओटी में उसको क्लीन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। बहुत हद तक इंजेक्शन देने के बाद अप्रोक्सीमेटली ये ट्रीटमेंट और इंजेक्शन कभी कभी इन सबको मिला के 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम केसेस में, 1% केसेस में हमको ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन की जरूरत में क्या होती है, जहां पर आपकी नसें दबी हुई हैं, सूजन के कारण हड्डी पर रगड़ खा रही हैं, हम लोग वहां चीरा मारते हैं और धीरे से वहां की जो कवरिंग है उसको कट कर देते हैं। तो मांसपेशी के ऊपर जो प्रेसिंग इफेक्ट है उसकी कवर की, वो चली जाती है, तो बाद में मांसपेशी फ्री हो जाती है और फिर वो वापस कभी भी दर्द नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन रेजिस्टेंट केसेस में करते हैं, मैं उसके भी कुछ फोटोग्राफ डालूंगा जो हमारे पेशेंट्स के हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन से हमने ये सीखा, मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूं। अंगूठे में दर्द होने के मुख्य कारण हैं जो मांसपेशियां हमको दिखती हैं, ये वाली,
ये मांसपेशियों में सूजन आना। ये सूजन क्यों आती है? जब हम अंगूठे को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो मांसपेशियां रिपीटेटिव काम करके स्ट्रेस के कारण उसके ऊपर सूजन आती है। जनरली मम्मीज, नर्सिंग मम्मी जो बच्चे को गोद में उठाते हैं तो थंब का ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार मोबाइल को बहुत ज्यादा हम टाइप राइट करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं, टीटी खेलते हैं, ये सब कारणों से बहुत ज्यादा होता है। जर्की मूवमेंट्स, कारपेंटर लोग कील ठोकते हैं, ड्रिल करते हैं, उनको भी काफी हद तक होता है। जब ये होता है तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सिम्टम्स को देख के या फिंकलस्टीन टेस्ट को करके हम उसके डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। हमको एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जब हमने बीमारी को कंफर्म कर लेते हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है रेस्ट, जिसमें आप जो कारण से ये हुआ है उसको कम करिए। दूसरा है बर्फ से सेकना, जितना ज्यादा सेकेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। तीसरा है स्प्लिंटेज या मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, स्प्लिंट करना। चौथा है कभी कभी टेपिंग करते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेटर लोग ऐसा टेप करते हैं, कलरफुल टेपिंग करते हैं। चौथा या पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी करना। तो फिजियोथेरेपी में मशीन से भी कर सकते हैं सेंटर पे, या घर पे करने के लिए मैंने जो बताई आपने वो सब देखा, आप वो सबको फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी हम दवाइयों की भी हेल्प लेते हैं, जिसमें हम एनसेड्स या पेन किलर्स भी देते हैं। तो बर्फ, रेस्ट, स्प्लिंटेज, टेपिंग, एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी एंड दवाइयाँ, 90 to 95% पेशेंट इससे इंप्रूव हो जाते हैं। कुछ प्रतिशत पेशेंट्स को हमको यहाँ पर स्टीरॉयड की इंजेक्शन भी देनी पड़ती है, और बहुत ही न्यूनतम या बहुत ही नेग्लिजिबल या 1000 में एक पेशेंट मान लीजिए, उनको हमको सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिसमें हम जो रेटिनाकुलम है उसको कट कर देते हैं। तो एक बार सर्जरी हो गई, रेटिनाकुलम कट हो गई, तो पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। तो आज के डिस्कशन से मैंने काफी हद तक आप लोगों का जो डाउट रहता है थंब पेन को लेके या डी क्यूरेबल स्टीनोसाइनोवाइटिस बीमारी को लेके, वो क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ और डाउट है या कुछ जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और अगर आपके किसी सगे संबंधी को ऐसा अंगूठे का दर्द है, आप जानते हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तब जब भी मैं अगली बार कोई और वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।